हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय वार्षिक परीक्षा 2026 के वेरी मोस्ट लेकर आए हैं पूरी बुक के वार्षिक परीक्षा 2026 के वेरी मोस्ट प्रश्न इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जो आपका पेपर होने जा रहा है 2 मार्च 2026 को। पूरी बुक के सबसे पहले हम भूगोल के बताएंगे, उसके बाद इसमें ब्लू प्रिंट भी मैंने मेंशन कर रखा है किस अध्याय से कितने नंबर के आने वाले हैं। सारी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है और सामाजिक विज्ञान में आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं। विद्यार्थियों, आपकी कमेंट बार बार आ रही थी सर SST का लाइए, SST का लाइए, तो SST का आपको आज मिल रहा है। इसमें मानचित्र भी बताया गया है कौन सा मानचित्र आपको पढ़ के जाना है। सारी जो विषय वस्तु है सामाजिक विज्ञान विषय की राजनीति है, अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, सभी से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले इस वीडियो में। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सब प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर अक्सर प्रोवाइड की जाती है। और आपकी जो वार्षिक परीक्षा है बेहतर तरीके से आपके पेपर जाए, इतनी मैं आपकी हेल्प करूँगा। जो भी विषय वस्तु रहेगी हर वीडियो में लाता रहूँगा। जो भी खास जो कमज़ोर विद्यार्थी है, एक बात समझ लेना, जो कमज़ोर ज़्यादा ही कमज़ोर है, इतने सारे प्रश्न याद नहीं कर सकते, उनके पेपर के 2 दिन पहले वीडियो आते रहेंगे। 30 प्रश्न के, 20 प्रश्न के, वो तैयार आप करके चले जाएंगे तो आप भी फिर भी अच्छे नंबर ले आओगे। चलिए जान लेते हैं। और वीडियो को हाइप जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। और जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, मैंने गणित विषय का 1 शॉट दे दिया, विज्ञान विषय का दे दिया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए विद्यार्थियों। और अंग्रेजी विषय का भी मैंने दे दिया है। चलिए जान लेते हैं अब स्टेप बाय स्टेप। कक्षा 10वीं अध्याय 1 संसाधन एवं विकास सामाजिक विज्ञान एमपी बोर्ड के लाडलों के लिए समकालीन भारत 2 भूगोल से सबसे पहले प्रश्न ले रहे हैं अध्याय 1 से वार्षिक परीक्षा 2026 मोस्ट। पहले आपको विषय वस्तु समझाता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको दिखाता चलूँगा। अंक की बात करें, इधर अंक योजना रहेगी आपकी, ठीक है, समझ जाना। अंक 4 नंबर का पार्ट है, या तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव या 3 नंबर का एक प्रश्न आ सकता है यहाँ से, या 1-1 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है, टोटल 4 नंबर। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। दूसरा है काली मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। तीसरा है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। चौथा है बांगर क्या है। पांचवा बांगर तथा खादर में 2 अंतर लिखिए। छठा है चादर अपरदन किसे कहते हैं। सातवां है भू निम्नीकरण से क्या आशय है। आठवां सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है। नौवां है एजेंडा 21 क्या है। 10वां संसाधन से क्या आशय है। 11वां मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन कीजिए। 12वां भारत की 3 मृदाएं, उनका क्षेत्र और एक विशेषता लिखिए। अध्याय 2 की ओर आते हैं। वन एवं वन्य जीव संसाधन। यहाँ से जो ब्लू प्रिंट की बात करें तो 4 नंबर का पार्ट है। एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक प्रश्न देखने को आपको मिल सकता है, या फिर 1 ऑब्जेक्टिव 3 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। पहला है आरक्षित वन और रक्षित वन में 2 अंतर लिखिए। ये आरक्षित वन और रक्षित वन कैसे भी आ सकता है, इनको अच्छे से याद कर लेना विद्यार्थियों। जैव विविधता वेरी इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता को भी आप पढ़ के अवश्य जाएगा। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारण लिखिए। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। चौथा अभ्यारण्य किसे कहते हैं। 5वां केंद्रीय वन आयोग क्या है। आगे बात करते हैं। 6ठा प्रश्न, वनों के 2 प्रत्यक्ष महत्व लिखिए। 7वां वनों के 2 अप्रत्यक्ष महत्व। ये महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष महत्व। 8वां भारतीय वन्य जीव रक्षण, ये 1972 के अधिनियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर पर टिप्पणी लिखिए। 10वां वन वन्य जीव संसाधनों के प्रकार लिखिए। आगे बात करते हैं अध्याय 3 जल संसाधन। अब यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ पर यह अंक 2 नंबर का है और यहाँ पर मैंने कुछ नोट दिया है। इस अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे विद्यार्थियों। इस अध्याय से आपके ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना, यहाँ से कोई प्रश्न बनकर नहीं आने वाला है विद्यार्थियों, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। जल संसाधन से ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना 2 नंबर का। आगे बात करते हैं अध्याय 4 कृषि। 3 नंबर का पार्ट है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए बढ़ते आगे। वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए, वेरी मोस्ट है दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। चौथा है भारत में आत्मनिर्भर कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। 5वां है
खरीफ एवं रबी की फसल में दो अंतर लिखिए। छठा जूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। सातवां जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। आगे बात करते हैं। नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। नौवां है खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है। 10वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी है। अगले पार्ट पे चलते हैं। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन भूगोल मानचित्र, यहाँ से मानचित्र आएगा आपका 4 नंबर का एक। कुछ मैंने मानचित्र यहाँ पर दिए, इनको सीख जाना आप बनाना भारत के नक्शे पर, ठीक है। रानीगंज, सतपुड़ा, लक्षद्वीप, काकरापारा, हजारीबाग, सुंदरगढ़, चित्रदुर्ग, बेलाडीला, बालाघाट, तापी नदी, नर्मदा, शिलांग, बंगाल की खाड़ी, सोनीपत, मुंबई हाई। ये तो आप सीख ही जाना। इसके अदरवाइज भी आप अलग से सीख के जाना, एक दो और आउट जा सकते हैं, लेकिन इसमें से एक दो आने की तो संभावना बिल्कुल है, ठीक है। इनको तो आप सीख ही जाना है कहाँ पर आएगा कहाँ पर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अध्याय 6 है विनिर्माण उद्योग, अंक 3 नंबर का है, ठीक है। और अंक 3 नंबर का है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से आएगा, टोटल 3 नंबर। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व। दूसरा वायु प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव। तीसरा है भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन से। चौथा है सहकारी उद्योग किसे कहते हैं। 5वें प्रश्न की बात करते हैं। मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं। छठा आधारभूत उद्योग क्या है। 7वां औद्योगिक प्रदूषण के कोई 2 उपाय लिखिए। 8वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु 2 उपाय लिखिए। 9वां है सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में कोई 2 अंतर लिखिए। 10वां संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं। अध्याय 7 की बात करते हैं। 5 नंबर का पार्ट है। यहाँ से ब्लूप्रिंट थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, समझ लीजिए आप। यहाँ से जो है 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आएगा और एक ऑब्जेक्टिव आएगा। चलिए, पहला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कोई कौन कौन से कारक है। दूसरा है भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारण लिखिए। तीसरा रेल परिवहन और सड़क परिवहन को 4 बिंदुओं में लिखिए। चौथा है जल परिवहन और वायु परिवहन को 4 बिंदुओं में लिखिए। 5वां संचार के साधन वर्तमान युग में अत्यंत महत्वपूर्ण व उपयोगी कैसे है। छठा रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। 7वां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना से क्या चाहिए। 8वां रेल परिवहन के 2 महत्व। या तो यहाँ से 2-2 नंबर के अगर जो 2 आ गए ना, तो 2-2 नंबर वाले मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। रेल परिवहन के 2 महत्व, पाइपलाइन परिवहन के 2 महत्व, ठीक है। 10वां राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। 11वां आयात निर्यात से क्या समझते हैं। 12वां बंदरगाह पतन में 2 अंतर लिखिए। 13वां यातायात और संचार में कोई 2 अंतर लिखिए। और डिजिटल भारत क्या है। आगे बात करते हैं। अगली बुक आ गई आपकी राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति 2, अध्याय 1 की बात करेंगे, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। 2 नंबर का पार्ट है। 1-1 नंबर के यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएंगे विद्यार्थियों, ठीक है। प्रश्न नहीं आ रहा, ऑब्जेक्टिव आएंगे सीधे यहाँ से। चलिए, अध्याय 2 संवाद, 4 नंबर का पार्ट है विद्यार्थियों। पहला है संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषता। ब्लूप्रिंट सिंपल है, 3 नंबर का एक प्रश्न और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा। पहला प्रश्न है संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषता लिखिए। दूसरा गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तीसरा एकात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। 7वां है वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, लिखिए। वेरी मोस्ट है ये वाला, ठीक है। भारत में केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकार 3 हिस्सों में बांटे गए हैं, उनका वर्णन कीजिए। छठा सत्ता के विकेंद्रीकरण के 3 लाभ लिखिए। 7वां सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण पर एक लेख लिखिए। 8वां एकात्मक सरकार से क्या आशय है। 9वां है संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया। अध्याय 3 आ जाइए, जाति धर्म और लैंगिक मसले। 2 नंबर का पार्ट है विद्यार्थियों। यहाँ से 2 नंबर का एक प्रश्न आ सकता है। नारीवाद का क्या अर्थ है। दूसरा पारिवारिक कानून क्या है। तीसरा है गांधी जी का धर्म व राजनीतिक के विषय में क्या विचार था। चौथा है लैंगिक असमानता का अधिकार क्या है। 5वां सांप्रदायिकता क्या है। छठा धर्मनिरपेक्ष शासन का अर्थ बताइए। 7वां नारीवाद आंदोलन क्या है। थोड़ा नोट देख लीजिए। इस अध्याय से या 2 अंक का प्रश्न या फिर वस्तुनिष्ठ आने की संभावना है, तो 2 नंबर का एक प्रश्न या फिर वस्तुनिष्ठ आने की संभावना इस अध्याय से, ठीक है। अध्याय 4 राजनीतिक दल, 4 नंबर का पार्ट है और 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है। राजनीतिक दल के कोई 4 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा राजनीतिक दल की कोई 4 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तीसरा राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने में कुछ सुझाव दें।
अथवा राजनीतिक दलों को सुधारने हेतु किए गए कुछ प्रयास और सुझाव लिखिए। चौथा है राजनीतिक दल की कोई 4 विशेषता लिखिए। पांचवा राजनीतिक दल व्यवस्था क्या उसका महत्व लिखिए। छठा है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। अध्याय 5 है लोकतंत्र के परिणाम। 3 नंबर का पाठ है विद्यार्थियों। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से आने की संभावना है। चलिए, पहला, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर क्यों है? यह प्रश्न है, वेरी मोस्ट है। लोकतंत्र का महत्व लिखिए और लोकतंत्र के 2 परिणाम लिखिए, दोनों वेरी मोस्ट है। तीसरा, सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं? चौथा है लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी का कारण लिखिए। पांचवा, आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? छठा है तानाशाही का क्या आशय है? सातवां है लोकतांत्रिक सरकारों से क्या उम्मीदें करना उचित है? आठवां है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? नौवां, राजनीतिक समानता किसे कहते हैं? अगली बुक आ गई आपकी विकास, मतलब अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास की समझ। 2 नंबर का पार्ट है पहला, और यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव आएंगे। यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव पढ़ना इस पार्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। 1-1 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर, या सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस अध्याय का ये मैटर है कि 4 नंबर के 4 ही ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं, या 2 ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो कुछ प्रश्न मैंने यहाँ से दिए हैं। वैसे जो आने की संभावना बता दूं, यहाँ से 2 नंबर का एक प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है और 1-1 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखने को मिलने वाला है। पहला है द्वितीय क्षेत्रक की 2 विशेषता, तृतीय क्षेत्रक की 2 विशेषता है, और तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? तीनों वेरी से वेरी मोस्ट है विद्यार्थियों। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संगठित क्षेत्रक की 2 विशेषता है, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय लिखिए। छठा क्वेश्चन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक का एक एक उदाहरण दीजिए। सातवां संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में 2 अंतर लिखिए। 8वां क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में 2 अंतर लिखिए। अध्याय 3 की ओर बढ़ते हैं, मुद्रा और साख। ठीक है, 4 नंबर का पार्ट है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलने वाला है। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए। दूसरा है मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। तीसरा एटीएम का क्या है स्पष्ट कीजिए। मुद्रा की परिभाषा लिखिए। 5वें प्रश्न की बात करें, विकास के लिए ऋण की भूमिका लिखिए। छठा, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, यह जरूरी क्यों है? 7वें प्रश्न की बात करें, 7वां प्रश्न हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है? 8वां, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं? 9वां क्वेश्चन है ऋण के औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत क्या हैं? 10वां है बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में क्या अंतर है? अध्याय 4 की बात करते हैं, वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था। 3 नंबर का पार्ट है, यहाँ से 2 नंबर का एक प्रश्न और एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकता है। वैश्वीकरण क्या है? वेरी मोस्ट है पहले ही प्रश्न। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है? 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। चौथा है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? 5वां, अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था? 6वां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती है? 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। 8वां, किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा? अगला है उपभोक्ता का अधिकार पाठ। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, पहला प्रश्न सूचना का अधिकार क्या है? दूसरा है कालाबाजारी किसे कहते हैं? तीसरा उपभोक्ता जागरूकता के 2 महत्व लिखिए। चौथा प्रश्न है उपभोक्ता को शोषण से बचाने के 2 उपाय लिखिए। 5वां, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए कोई 2 बातें लिखिए। 6वां प्रश्न है उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? 7वां, उपभोक्ता शिक्षा से क्या अभिप्राय है? 8वां, उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार बताइए। अगली बुक है अपनी जो है इतिहास से प्रश्न है। इतिहास से देख लेते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पहला पार्ट है, 2 नंबर का पार्ट है। पहला क्वेश्चन है मरियान और जर्मनिया कौन थे? दूसरा, फ्रेडरिक सरायु कौन था? तीसरा, निरंकुशवाद से क्या आशय है? चौथा, 1804 की नागरिक संहिता क्या थी? 5वां, जोलवेराइन क्या था? 6वां, नरजातिया से क्या अर्थ है? 7वां, नेपोलियन कौन थे? और 8वां, रूढ़िवाद से क्या आशय है? नोट देख लीजिए। इस अध्याय से सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, या तो 2 नंबर का प्रश्न या 1-1 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं इस अध्याय से। ठीक है, चलिए अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। 5 नंबर का पार्ट है
ब्लूप्रिंट की इसमें हम बात करें तो यहाँ से आपको 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकते हैं, या 3 नंबर का एक प्रश्न या 2 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? दूसरा, रोलेक्ट एक्ट क्या था? तीसरा, गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज प्राप्ति का क्या साधन बताया? चौथा है, दांडी मार्च को समझाइए। पांचवा, सत्याग्रह पे गांधी जी के विचार लिखिए। छठा है, पिकेटिंग का क्या अर्थ है? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? आठवां, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इस अध्याय से 4 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, बड़ा प्रश्न, और एक ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन। छठा, नौवां है, व्याख्या कीजिए भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? 10वां है, व्याख्या कीजिए पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? 11वें प्रश्न की बात करें, व्याख्या कीजिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? 12वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखित कीजिए। 13वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। 14वां, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे? 15, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। 16वां, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। 17वां, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदान का वर्णन कीजिए। अध्याय 3 की बात करें, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, 3 नंबर का पार्ट है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से आने की संभावना है। पहला, कॉर्नर लॉ क्या था? दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मित्र राष्ट्र कौन से थे? तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थी? चौथा, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? लिखिए। पांचवा, प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया है? लिखिए। छठा जो है, सिल्क मार्ग से क्या पता चलता है? सातवां, आयात शुल्क का क्या अर्थ है? आठवां, रेशम मार्ग को 2 बिंदुओं में समझाइए। नौवां है, कॉर्नर लॉ समाप्त करने के पश्चात ब्रिटेन में क्या हुआ? 10वां, विश्व युद्ध कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत कैसे हुई? अध्याय 4 की बात करते हैं, औद्योगिकरण का युग, भारत और समकालीन विश्व टू बुक है अपनी। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है? दूसरा है, औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है? ब्लूप्रिंट की बात करें तो 2 नंबर का एक प्रश्न और एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखने को आपको मिल सकते हैं। तीसरा, जमशेदजी जीजीभोये कौन थे? चौथा, सेठ हुकुमचंद कौन थे? पांचवा, जोबर कौन थे? छठा, 19वीं सदी के अंत में बुनकरों और कारीगरों के सामने क्या समस्या आ गई? सातवां, लंदन के फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था? आठवां, गुमस्ता के 2 कार्य लिखिए। नौवां, स्पिनिंग जेनी की 2 विशेषता लिखिए। 10वां, स्टेपलर फुलर तथा कार्डिंग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 11वां, गुमस्ता कौन थे? अध्याय 5 की बात करें, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, 4 नंबर का पार्ट है, यहाँ से 2 नंबर का एक प्रश्न और 1 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है। पहला है, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। दूसरा, गाथा गीत से क्या आशय है? तीसरा, योहान गुटेनबर्ग से मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किया? चौथा, 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखिए। पांचवा, महिलाओं पर मुद्रण का प्रभाव लिखिए। छठा, छपाई या प्रिंट मीडिया का महत्व 2 बिंदुओं में लिखिए। सातवां, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? आठवां, राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के दमन में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की भूमिका को समझाइए। नौवां, त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? 10वां, प्लाटेन से क्या आशय है? 11वां, कंपोजिटर व गेली क्या है? 12वां, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई? आगे बात करते हैं अमर बलिदानी, जो नया चैप्टर आपका जुड़ा है अमर बलिदानी से, 2 नंबर का पार्ट है। अब अमर बलिदानी में थोड़ा सा आप समझना, यहाँ से या तो 2 नंबर का एक प्रश्न आने की संभावना है, ऐसे संभावना पूरी लग रही है कि यहाँ से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर भी यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न मेंशन किए हैं। शंकर शाह अपने पूर्वजों का राज्य किसके हाथों में चले जाने से आक्रोशित थे? दूसरा है, सन 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का प्रमुख केंद्र गढ़ा मंडला के बारे में लिखिए। तीसरा, जबलपुर की 92वीं रैंक रेजिमेंट के सिपाही किस कारण से शंकर शाह से संपर्क में थे? चौथा है, सन 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश में प्रमुख क्रांतिकारियों के नामों की चर्चा कीजिए। नोट, इस अध्याय से सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने की पूरी संभावना है, तो इस अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़्यादा पढ़ के जाना आप, ठीक है। थैंक यू ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ लक। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभकामना। सामाजिक विज्ञान के पेपर में जो 2 मार्च को होगा आपका, जो पढ़ने में विद्यार्थी अच्छे हैं, इन प्रश्नों को तैयार कीजिए, आप अच्छा स्कोर करेंगे। कुछ प्रश्न आउट जा सकते हैं विद्यार्थियों, देखिए पूरा का पूरा पेपर यहाँ से तो छप नहीं सकता है। यूँ मान के चलिए, सामाजिक की बोल रहा हूँ, और विषय की नहीं बोल रहा हूँ मैं। सामाजिक में ऐसा है कि डीप में देते हैं, अंदर से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आउट जा सकते हैं, जो मैंने आपको दिए मैं समझा दूँ। आप अपनी तरफ से भी थोड़ा और देख लेना, इसमें डीप में पढ़ लेना, जिनको अच्छे नंबर लाने सोशल साइंस में, और जिसको मान लो कि
अच्छे से थोड़े कम तो इसी आप पीडीएफ आप पढ़ोगे, इसमें से पूरे अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन जिनको ज़्यादा अच्छे लाना है तो आपको थोड़ा सा और डीप में इन प्रश्नों को तो पढ़ना ही है। ये वेरी से वेरी मोस्ट प्रश्न है विद्यार्थियों। और विषय में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथ्स में मैंने जो दिया उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरे पढ़ के जाइए, पूरे ऐसा कैसे छपेंगे। इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, साइंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइंस में 1 से 2 क्वेश्चन जाएंगे सिर्फ आउट। ओके। और जो भी कमज़ोर विद्यार्थी है उनके लिए ये प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है विद्यार्थियों। जो कमज़ोर विद्यार्थी है उनके लिए पेपर से 2 दिन पहले में 30 प्रश्न, 25 प्रश्न या 35 प्रश्न देने की संभावना जो है कोशिश करूँगा, उसको आप तैयार करके जाएंगे, फिर भी आप अच्छे नंबर ले आएंगे। ऑब्जेक्टिव आप बना देंगे तो आपके अच्छे नंबर देखने को आपको मिल जाएंगे। मिलेंगे विद्यार्थियों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।